हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, एक अनाउंसमेंट की थी हम लोगों ने कि आप लोगों को सारे 9 माइनर एक्ट जितना इजी वे में हो सकेगा वो कराए जाएंगे, है ना। आप सभी को पता होगा कि एक पेज आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो 12 फेब में होने वाला है। ठीक है, तो वो 12 फेब में जो होने वाला है, जो पेज वायरल हो रहा है, वो पेज किसकी बात कर रहा है कि स्कूल कॉलेजेस से क्या मांग रहा है, वो अवेलेबिलिटी मांग रहा है कि क्या आपका कॉलेज या स्कूल अवेलेबल है 12 फेब में, कि हमें एग्ज़ाम कराना है 12 फेब में उत्तर प्रदेश सिविल जज वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो एग्ज़ाम 12 फेब में हो जाएगा और बाकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है आपकी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट में क्या आ जाने वाला है, उत्तर प्रदेश का कैलेंडर आने वाला है। क्लियर है। तो अभी आपको क्या मान के चलना है, उस पीडीएफ के अनुसार, उस पेज के अनुसार कि एग्ज़ाम 12 फेब में ही होना है, और ऑलमोस्ट जो संभावना है वो एग्ज़ाम 12 फेब में ही होने की संभावना है। ठीक है, तो 9 माइनर एक्ट इंसर्ट किए गए हैं, सभी को पता है, और बहुत ज़्यादा मतलब डर भी लग रहा होगा कि मतलब इतना सिलेबस बढ़ा दिया है और इतनी जल्दी हम इतने 9 माइनर एक्ट कैसे पढ़ लेंगे या कुछ भी। तो देखिएगा, जो लो वाले बच्चे होते हैं तो उनका जीके जीएस से ज़्यादा जो पार्ट होता है मजबूत, वो होता है हमारा लो वाला, विधि वाला। क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि अपने लो पे ज़्यादा कमांड करिए, और अगर आपको जीके जीएस का जो पेपर है वहाँ पर भी आपको अगर नो माइनर एक्ट मिल गए तो ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा नहीं, तो मेरे अनुसार तो 30 से 40 क्वेश्चन तो माइनर एक्ट से मिल जाएंगे। अगर 30 से 40 भी नहीं मिले, 20 से 30 भी मिलते हैं तो बहुत हैं वो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके पास में आ जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप अपने पोर्शन को बहुत, जीके जीएस वाले पोर्शन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं 9 माइनर एक्ट के साथ। ठीक है, 9 माइनर एक्ट के साथ बहुत ज़्यादा उसे भी क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि मुझे सबसे ईजी लगा और आप लोगों को भी बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, टोटल चैप्टर इसमें कुछ है नहीं, टोटल सेक्शन है इसमें 10, धाराएं 10 हैं, और कुछ धाराएं जैसे 4A, 8A और 8B इंसर्ट किए गए थे, जोड़े गए थे दोबारा से, तो उनको लगा के टोटल धाराएं बैठेंगी हमारा 13। ठीक है, तो टोटल सेक्शन ऐसे देखे जाते हैं कि 1 से लेके 10 तक सेक्शन है। ठीक है, तो टोटल सेक्शन 10 हैं और बीच में अगर देखें तो लगभग 13 बैठ जाएंगे वो। और 20 मई 1961 में ये इनेक्ट हुआ था, अधिनियमित हुआ था, और 1 जुलाई 1961 में ये परिवर्तन में आया, मतलब इन्फोर्स में आया। अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले सेक्शन 1 की बात अगर हम करते हैं तो बात करता है शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहलाएगा या कहा जा सकेगा, और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। और जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया था ये एक्ट भी हमारा। और इन्फोर्समेंट की डेट की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट कब हुआ था, इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जुलाई 1961 में। और अगर वहाँ पर देखेंगे आप एक्ट में लिखा हुआ, तो उसमें लिखा होगा कि जिस दिन केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करे, प्रकाशित करे, उस दिन से ये इन्फोर्स में आ जाएगा। तो 1 जुलाई 1961 से इन्फोर्स में आ गया था भाई। तो ये एक्ट जो आया था उसका कारण था हरबंस सिंह बनाम गुरुचरण कौर का एक केस आया था, उसके बाद में ही ये अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम बनाया गया। तो सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2 किसकी बात करता है, दहेज की परिभाषा देता है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, उसमें डोरी, दहेज की जो परिभाषा है, दहेज की परिभाषा क्या है। तो दहेज यहाँ पर किसके द्वारा दिया जा रहा है, मतलब दहेज को धारा 2 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ए के द्वारा बी को दिया जा सकता है। ठीक है, दहेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दहेज में संपत्ति आ सकती है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, और कोई मूल्यवान प्रतिभूति आ सकती है, मूल्यवान प्रतिभूति आ सकती है, जो कि आईपीसी में डिफाइन की गई है सेक्शन 30 में। ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्लियर है।
तो दहेज में क्या आएगा, संपत्ति आएगी और मूल्यवान प्रतिभूति आएगी। और दहेज किसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति तो आ गई, लेकिन दिया किसके द्वारा दिया जाएगा, मतलब ए के द्वारा ए और बी की शादी हो रही है तो ए बी को दे सकती है, ठीक है। ए एक महिला है, वो बी को दे सकती है, पुरुष को। कब दे सकती है, विवाह के टाइम पे, जिस टाइम पे शादी हो रही है, शादी से पहले, ठीक है, मतलब 4 तारीख की शादी है, 2 तारीख में दे दिया, 1 तारीख में दे दिया या उससे पहले दे दिया, या विवाह के बाद भी दे सकती है। अगर कोई विवाह के बाद डिमांड करे या फिर बिना डिमांड किए ही विवाह के बाद भी दिया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जा सकता है, मतलब ए और बी की शादी हो रही है तो एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जा सकता है, वन पार्टी के द्वारा अनदर पार्टी को दिया जा सकता है, ठीक है। विवाह के टाइम, विवाह के पहले या विवाह के बाद एक पक्षकार किसको दे सकता है, दूसरे पक्षकार को दे सकता है, ठीक है। वन पार्टी अनदर पार्टी को दे सकती है, या पार्टी के माता पिता दूसरी पार्टी के माता पिता को दे सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी के माता पिता से अलग कोई अन्य रिश्तेदार या कोई तीसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, या उसके मम्मी पापा को ही दे सकता है। क्या देगा, कोई प्रॉपर्टी देगा या कोई मूल्यवान प्रतिभूति देगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगा, तो ये क्या कहलाएगी, दहेज कहलाएगी, दहेज की परिभाषा में आएगी। स्पष्टीकरण दे दिया होगा। सेक्शन 2 आप देखेंगे कि मेहर जो होता है मुस्लिम विधि में, वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 की में दहेज की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, दहेज में शामिल नहीं है। अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं वर को या वधू को शादी के टाइम पर, शादी के बाद या शादी से पहले, जो कि बिना किसी डिमांड के दिया गया है, अगर पत्नी चाहे अपने पति को गिफ्ट में कार दे सकती है, पत्नी के माता पिता चाहें तो अपने दामाद को कार दे सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति अगर फ्रेंड चाहता है कि कुछ गिफ्ट देना तो वो दे सकता है, ठीक है, बिना किसी डिमांड के। अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन को कोई भेंट दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है विदाउट डिमांड के, तो वो वहाँ पर दहेज में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होते। क्लियर रखना है ये दिमाग में अपने। इसके बाद बात कर रहा है कि हमने दहेज की परिभाषा तो देख ली कि दहेज क्या होता है सेक्शन 2 में, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट भी तो होगा, है ना। जब आप दहेज ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना, या फिर किसी को इंसिस्ट करना दहेज देने के लिए कि आपको तो लड़का सरकारी नौकरी पर है, आपको चाहिए कि लड़के को क्या दो, दहेज दो, लड़के को कम से कम गाड़ी तो दे ही दो, है ना। तो दहेज लेना, दहेज देना और या दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करना, इंसिस्ट करना भी क्या होगा, क्या होगा भाई, अबेटमेंट करना भी क्या होगा, पनिशेबल होगा, ठीक है। सेक्शन 3 हमें बताती है पनिशमेंट के बारे में कि दहेज लेने देने या फिर अबेटमेंट करने के लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट क्या होगी, ऐसी पनिशमेंट होगी जिसकी अवधि कम से कम 5 साल तक की हो सकेगी, ठीक है। और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा जो कि 15,000 रुपये तक हो सकेगा, या फिर दहेज की राशि जो भी अधिक हो उससे कम का नहीं होगा, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। दहेज की रकम है, दहेज दिया था 5 लाख रुपये, जुर्माना लिखा हुआ है सेक्शन 3 में 15,000 रुपये, ठीक है। तो जो भी इनमें से अधिक हो, अधिक क्या है 5 लाख रुपये, तो जुर्माना कितना लगेगा भाई, 5 लाख रुपये तक का लग सकेगा, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ विशेष कारण है जिससे कि उस पर्सन की, जिसे कि क्या माना गया है, एक्यूज्ड माना गया है, जिसे क्या कर रहे हैं हम, कन्विक्शन कर रहे हैं जिसका, तो उसकी सज़ा को 5 वर्ष से कम भी कर सकते हैं विशेष कारणों से। और विशेष कारणों को क्या कर देंगे, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अभिलिखित करेगा, लिख देगा कि दिस इज़ द स्पेशल रीज़न, ठीक है, कि जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया है। इसके बाद में कह रहा है कि दहेज लेना और देना ही पनिशेबल नहीं है, दहेज को मांगना भी। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि हम अपने लड़के की शादी करेंगे लेकिन 30 लाख से कम में नहीं करेंगे, 30 लाख रुपए का हमें क्या चाहिए, दहेज चाहिए, तो ये भी क्या है, पनिशेबल है, इसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। दहेज मांगना भी एक ऑफेंस है और दहेज मांगने के लिए भी पनिशमेंट है, शास्ति है। तो कितनी है कि 6 महीने से 2 साल तक का कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है, ठीक है। या तो कोर्ट चाहे 6 महीने से 2 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना लगाएगा जो कि 10,000 रुपये तक का होगा। तो 6 महीने से 2 साल तक का मतलब 7 महीने दे दे, 8 महीने दे दे, 1 साल दे दे या 2 साल दे दे। मिनिमम 6 महीने है और मैक्सिमम 2 साल है। लेकिन फिर यहाँ पर भी कह रहा है
लेकिन अगर यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को लग रहा है कि विशेष कारण है जिससे कि 6 महीने से भी कम की उसकी सज़ा कर देनी चाहिए, तो उसे यहाँ पर विशेष कारण, स्पेशल रीज़न लिख के 6 महीने से कम की सज़ा उसको दे सकता है। किसको? जिसका कन्विक्शन हो रहा है, जिसको एक्यूज्ड माना गया है। 4A बात करता है कि विज्ञापन पर पाबंदी है। आप अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने लड़के की शादी के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। ठीक है, आप कोई भी विज्ञापन नहीं देंगे, विज्ञापन पर पाबंदी लगा देता है सेक्शन 4A। और अगर आप पाबंदी लगाने के बाद भी क्या कर रहे हैं, आप ऐड दे रहे हैं कि हमारा लड़का तो मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर हमारा लड़का तो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर है और हम उसकी शादी कराना चाहते हैं, 5 फुट 10 इंच हाइट है, गोरा है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें दहेज चाहिए, या फिर विज्ञापन लगा रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारा लड़का फला 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 है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं शादी से रिलेटेड, वहाँ पर दहेज मांग रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारी क्या डिमांड है, या फिर शादी से रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड कोई विज्ञापन दे रहे हैं, तो उस पर भी क्या मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। और 6 मास से लेके 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना लग सकता है, जो कि 15,000 रुपये तक का होगा। क्लियर। फिर सेक्शन 5 बात कर रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे एग्रीमेंट जो कि क्या होंगे, ऐसे एग्रीमेंट जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या लोक नीति के विरुद्ध है, ठीक है, या फिर उनका उद्देश्य जो है वो क्या है, विधि के विरुद्ध है, तो ऐसे करार क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वॉइड होते हैं। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है, जिसे विधि के द्वारा आप क्या नहीं करा सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट किस लिए बनाया, कि दहेज लेना देना दोनों ही अपराध है, ना ही आप दहेज लेंगे, ना ही आप दहेज देंगे, ना ही आप दहेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई पर्सन दहेज लेने या दहेज देने से संबंधित कोई एग्रीमेंट कर ले रहा है, तो सेक्शन 23 साफ मना कर रहा है कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध करार, विधि द्वारा जो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस लिए बनाया, अगर आप नाम पढ़ेंगे, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना। दहेज लेने को क्या कर रहा है, प्रतिषिद्ध कर रहा है, रोक लगा रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करार क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो सेक्शन 5 हमारे इसी बारे में बात करता है कि दहेज लेना या दहेज देने का करार क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ये सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो बाकी के 5-6 क्वेश्चन बचे हैं उसे क्लियर कर लेंगे। वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।